हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर अपना है। फिर ऊपर गया चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट जो है अपना वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब विद्युत क्षेत्र जो है बेसिकली, अगर हम पहले तो सबसे पहले ये बात करें कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दो चीजें हैं जिनकी बात हम अगले टॉपिक में करेंगे अपने। तो पहले जिससे संबंधित है विद्युत क्षेत्र, हम उसकी बात करते हैं। यानी हम बात करते हैं सबसे पहले विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश यानी जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश क्या होता है? तो अगर हम बोले विद्युत आवेश क्या होता है, तो हम इसे यूं परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं, ये मुख्य रूप से किसी भी पदार्थ के आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण के लिए रेस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होता है विद्युत आवेश। तो आप सिंपल सा इसको ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण जिस वजह से पाया जाता है उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो एक तो इसको तरीका हो गया परिभाषित करने का ऐसा। अब अगर हम चाहें कि इसको दूसरे तरीके से और कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो इसका एक तरीका और है जिसे हम एक सिंपल से छोटे से प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। वो प्रयोग क्या है कि अगर हम एक कंघा लें और इस कंघे के पास यदि हम कागज के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर कर उन्हें पास लेके जाएं, तो हम ये देखते हैं कि वो कंघा उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। अब यदि इसी कंघे को हम पहले बालों में घुमाएं और पुनः उन कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाएं, तो हम ये देखते हैं कि कागज के टुकड़े उस कंघे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसका मतलब कि घर्षण के पश्चात उस कंघे के भीतर कोई ऐसा गुण आ गया जिसकी वजह से वह सामान्य से भिन्न व्यवहार दर्शाने लगता है। तो ये जिस गुण की वजह से सामान्य से भिन्न व्यवहार दर्शाता है, उसी गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि घर्षण की प्रक्रिया में किसी पदार्थ में उत्पन्न, घर्षण की प्रक्रिया में किसी पदार्थ में उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वह सामान्य से भिन्न व्यवहार दर्शाता है। सामान्य से भिन्न व्यवहार दर्शाता है, उसे ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। चलिए ठीक है, विद्युत आवेश आ गया उस पदार्थ पर। अब ऐसा पदार्थ जिसने वो आवेश ग्रहण किया है या जिस पर वो आवेश आया है, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? तो ऐसा पदार्थ, या यूं कह सकते हैं कि जो आवेशित पदार्थ होगा, उस आवेशित पदार्थ को हम विद्युन्मय पदार्थ कहते हैं। आवेशित पदार्थ जो है वह कहलाता है विद्युन्मय पदार्थ। विद्युन्मय पदार्थ का मतलब होता है इलेक्ट्रीफाइड, मतलब कि उसने आवेश जो है उसे ग्रहण कर लिया है। तो आवेशित पदार्थ को विद्युन्मय पदार्थ कहते हैं अपन। ठीक है, तो ये सामान्य सी बात हो गई कि विद्युत आवेश क्या होता है, और विद्युत आवेशित होने के बाद उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? विद्युन्मय पदार्थ। इसके बाद यदि अगर हम बात करें अब कि इसके बाद, ये तो हो गया विद्युन्मय पदार्थ के बाद, अब हम बात करें कि मुझे पदार्थ को क्या करना है? आवेशित करना है। तो पदार्थ को आवेशित करने के लिए हम किन किन विधियों को काम में ले सकते हैं या कौन कौन सी विधियां अपनाई जा सकती हैं? तो उन विधियों को हम बोलते हैं आवेशन की विधियां। ये विधियां कहलाती है आवेशन की विधियां, यानी कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किस तरह से हम किसी पदार्थ को चार्ज कर सकते हैं? तो इसके लिए सामान्यतः हम तीन तरह की विधियों को अपनाते हैं। पहली है घर्षण द्वारा, यानी कि बाय फ्रिक्शन। दूसरी जो विधि है वो है चालन द्वारा, यानी हम बात कर रहे हैं बाय कंडक्शन। और जो तीसरी विधि होती है वो होती है प्रेरण द्वारा।
यानी कि बाय इंडक्शन। चलिए हम एक एक करके बात करते हैं कि घर्षण द्वारा किसी पदार्थ को हम कैसे आवेशित कर सकते हैं, चालन द्वारा पदार्थ किस प्रकार से आवेशित होता है और प्रेरण द्वारा पदार्थ किस प्रकार से आवेशित होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं घर्षण द्वारा, और घर्षण द्वारा किसी पदार्थ को कैसे आवेशित किया जा सकता है इसका एग्जाम्पल अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने आपको कंघे वाला उदाहरण दिया था। तो घर्षण द्वारा कैसे होता है, हम यूं कहते हैं सिंपल सा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो पदार्थ है, जैसे मान लो मेरे पास ये दो पदार्थ हैं, यदि इन दोनों पदार्थों को मैं आपस में रगड़ूं यानी इनके मध्य आपस में घर्षण किया जाए तो इनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है। अब आदान प्रदान में सीधी सी बात है कि कोई भी एक पदार्थ होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा और कोई दूसरा पदार्थ होगा जो उन इलेक्ट्रॉनों को लेगा यानी कि ग्रहण करेगा। तो घर्षण द्वारा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन देने पर, तो इलेक्ट्रॉन देने पर तो वस्तु पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश, यानी कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की। और इसी प्रकार से जो वस्तु उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर वस्तु पर आएगा ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम ये भी यहां से दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं कि वस्तु पर कितने प्रकार का आवेश हो सकता है, दो प्रकार का, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। तो यह है पहली विधि, घर्षण द्वारा हम किस प्रकार से किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। चलिए अब जो दूसरी विधि हमारे पास है वो है चालन द्वारा। तो हम चालन द्वारा किस प्रकार से किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यानी मैंने कहा मान लीजिए हमारे पास एक चालक वस्तु है जिसे हमने कुछ आवेश दिया हुआ है। जब भी किसी चालक वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो वो आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर इस प्रकार से वितरित हो जाता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक दूसरी उदासीन चालक वस्तु है और हम ये चाहते हैं कि इस आवेशित चालक वस्तु का आवेश इस उदासीन चालक वस्तु पर भी आ जाए, यानी कि ये वस्तु क्या हो जाए, आवेशित। तो यदि मुझे इस वस्तु का आवेश इस वस्तु पर स्थानांतरित करना है तो इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। अब वो दो तरीके क्या हो सकते हैं, देखिए पहला तरीका, यदि मैं इन दोनों वस्तुओं को परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रख दूं इस तरह से, यानी हमने दोनों को स्पर्श करा के रख दिया इस तरह से, तो ऐसी स्थिति में इस आवेशित चालक वस्तु का कुछ आवेश इस उदासीन चालक वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो उदासीन वस्तु थी ये भी क्या हो गई, आवेशित हो गई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमने ये तो कहा कि इसका आवेश इस पर भी स्थानांतरित हो गया, लेकिन ये आवेश स्थानांतरण की प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी। तो इसके लिए सामान्य जवाब जो आता है बच्चों का अक्सर वो ये कहते हैं कि साहब जब तक दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाता है। लेकिन देखिए हम ये नहीं कह सकते कि जब तक दोनों का आवेश बराबर हो जाता है। ये बात केवल उसी स्थिति में सही मानी जाती यदि ये दोनों चालक एक ही धातु के बने होते और यदि इन दोनों का आकार भी समान होता। लेकिन मैंने कहीं पे भी आपको ये नहीं कहा कि इन दोनों का आकार समान है या इन दोनों की धातुओं की प्रकृति समान है। तो इसका मतलब अब हम क्या कह सकते हैं, जो बात हमेशा सही होगी वो ये, आपको सिर्फ ये कहना है कि इस वस्तु का आवेश इस वस्तु में तब तक स्थानांतरित होता रहेगा जब तक कि इन दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। मान लीजिए जैसे ये वस्तु A है और ये वस्तु B है, तो जब तक कि VA बराबर VB नहीं हो जाएगा तब तक इन दोनों में आवेश का स्थानांतरण चलता रहेगा या आवेश का स्थानांतरण होता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हुई पहली विधि जिसके द्वारा हम एक वस्तु से आवेश को दूसरी वस्तु में चालन द्वारा स्थानांतरित कर सकते हैं। अब मान लीजिए यदि हम इन दोनों को एक दूसरे के स्पर्श नहीं करना चाहते तो फिर हम कौन सा तरीका अपना सकते हैं। चलो ये हमारे पास थी पहली, यानी कि आवेशित चालक वस्तु A जिसको हमने आवेशित किया हुआ था इस तरह से, और ये थी हमारे पास दूसरी उदासीन चालक वस्तु B जिस पर हम आवेश का स्थानांतरण करना चाहते थे। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इन्हें किसी चालक तार द्वारा इस तरह से आपस में जोड़ सकते हैं। अब ये जो चालक तार हमें लेना है इसके लिए ध्यान ये रखना है कि इस चालक तार की धारिता क्या होनी चाहिए, नगण्य, यानी यह नगण्य धारिता का चालक होना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि आवेश का संरक्षण होता रहे, यानी ऐसा नहीं हो कि जब आवेश इधर से इधर जा रहा हो तो कुछ आवेश को ये अपने पास रख ले।
तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि जो चालक तार आपने लिया है इसकी स्वयं की धारिता नगण्य होनी चाहिए, ताकि आवेश इधर से सीधा इसके पास जाए। और सेम वही होगा कि इसका कुछ आवेश इधर आ जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कब तक आएगा, तो आपको सेम यही बात वापस से कहनी है कि जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता तब तक इनके मध्य आवेश का स्थानांतरण चलता रहेगा। तो ये होगी दूसरी विधि चालन द्वारा, जिसमें आप आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि हम बात करें हमारी तीसरी विधि यानी कि प्रेरण द्वारा। देखिए प्रेरण द्वारा हम आवेश का स्थानांतरण किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमारी तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा यानी कि बाय इंडक्शन। इसमें करना क्या होता है, हमें एक आवेशित चालक वस्तु लेनी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक चालक छड़ है इस तरह से, और इस चालक छड़ को हमने पहले से आवेशित किया हुआ है इस तरह से, और इसके पास मैंने एक उदासीन चालक वस्तु रख दी इस तरह से। ठीक है, ये भी चालक है और ये भी चालक है। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जैसे ही मैं इस उदासीन चालक वस्तु को इसके पास रखता हूं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वे इस धनावेश द्वारा आकर्षित होते हैं, और ऐसी एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे ये हमारे पास पहले से आवेशित चालक छड़ थी, ठीक है, और ये हमारे पास जो उदासीन चालक छड़ थी इस प्रकार से। अब हमने क्या किया, जैसे इसके पास रखा तो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो ऐसी स्थिति में चालक छड़ का जो ये वाली सतह होगी ये तो हो जाती है ऋणावेशित, और जो ये वाली सतह होगी ये हो जाती है धनावेशित। तो इससे दो बातें हमको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि प्रेरण द्वारा हमेशा विपरीत आवेश द्वारा वस्तु आवेशित होती है, यानी प्रेरण की प्रक्रिया में हमेशा वस्तु जो है हमेशा विपरीत प्रकृति का आवेश ग्रहण करती है। और दूसरा एक बात ध्यान रखिए, जितना इस वस्तु पर धनावेश होगा उतना ही इस वस्तु पर ऋणावेश आएगा, यानी कि धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है। अब यदि हम चाहें कि इस वस्तु पर केवल ऋणावेश ही रहे, यह धनावेश नहीं रहे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चालक की पृष्ठ सतह यानी कि जो पीछे वाली सतह है इसे हम भू संपर्कित कर देते हैं इस प्रकार से। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जो पृथ्वी है, पृथ्वी स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ा चालक होती है। तो जैसे ही हम इसको इससे भू संपर्कित करेंगे तो पृथ्वी से जो है वो इलेक्ट्रॉन आकर इन धनावेश को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो इस प्रकार से अब इस चालक पर केवल कौन सा आवेश रहेगा, ऋणावेश। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि हम बता रहे हैं आपको, ये मूल रूप से सिद्धांत होता है संधारित्र का, यानी कि हमारा जो संधारित्र यानी कैपेसिटर होता है वह इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर, प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, तो ये बात हम जब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि संधारित्र जो है वो प्रेरण के सिद्धांत पर किस प्रकार कार्य करता है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 विधि बताई हैं। चलो प्रेरण द्वारा जो आवेशन है इसे हम एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि प्रेरण को हम एक और उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मेरे पास ये 2 चालक गोले हैं और इन 2 चालक गोलों को मैंने एक कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, कुचालक स्टैंड पर हमने इन्हें इसलिए रखा है ताकि यदि इन्हें हम आवेशित करें तो वो आवेश जो है वो पृथ्वी में ना जाए, क्योंकि अपन को मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी भी अपने आप में एक चालक होती है। तो हो सकता है कि अर्थिंग हो जाए और वो आवेश जो है वो इन पृथ्वी यानी कि इसके अंदर चला जाए, तो इसलिए मैंने इन्हें रखा हुआ है कुचालक स्टैंड पर। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों चालक गोलों के समीप एक आवेशित चालक छड़ लेके आते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए जो चालक छड़ मैं लेके आया हूं इस पर कैसा आवेश है, धनावेश इस प्रकार। अब क्योंकि मैं इसके पास लेके आया हूं, मैंने इसको स्पर्श नहीं किया है, यदि मैं इसे स्पर्श करता हूं तब तो चालन हो जाएगा और चालन द्वारा इस चालक छड़ का आवेश इन गोलों पर स्थानांतरित हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा मैं इसके समीप लेके आया हूं, मैंने इन्हें स्पर्श नहीं किया है। तो जैसे मैं समीप लेकर आता हूं तो अब प्रेरण के कारण इस वाले गोले पर तो आएगा ऋणावेश, और जो पास वाला गोला है इस पर इतनी ही मात्रा में आ जाएगा धनावेश इस प्रकार से। चलिए ठीक है, अब इस चालक छड़ का काम तो हो गया कंप्लीट। तो हम यदि इसे हटा दें अब, तो अब हमारे पास सिर्फ ये 2 गोले बचेंगे इस तरह से। ठीक है, ये 2 चालक हमारे पास बचेंगे इस तरह से। हम कह सकते हैं कि इनमें से एक है चालक ए और एक है चालक बी। मान लीजिए ये था चालक ए और ये था चालक बी। तो अब हमारे पास जो 2 चालक ए और बी हैं
इस पर तो है ऋणावेश और इस पर है धनावेश, इस तरह से। अब यदि मैं इन दोनों चालकों को पृथक पृथक कर दूं, दोनों को अलग कर दूं, तो अब स्थिति इस प्रकार से आएगी कि ये था चालक A और ये था चालक B। तो जो चालक A का धनावेश था वो इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा इस तरह से, और जो चालक B का ऋणावेश था वो इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा इस तरह से। तो इस प्रकार से हम प्रेरण के द्वारा किसी भी उदासीन वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास तीनों विधियां जिनके द्वारा मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को हम किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेशन की विधियों के बाद एक छोटा सा, यदि हमें ये पता करना हो कि वस्तु पर आवेश आ गया, पर इस आवेश की मात्रा कितनी है या इस आवेश का परिमाण कितना है, तो ये दर्शाने के लिए या ये पता लगाने के लिए हमारे पास एक छोटा सा उपकरण होता है, और इस उपकरण को हम बोलते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। अब ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है और ये किस प्रकार से अपना काम करता है, चलिए इसे हम समझते हैं। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो है ये एक सिंपल सा कांच या आप यूं कह सकते हैं धातु का बना एक जार होता है इस तरह से। ठीक है, ये और इस कांच या धातु के बने जार में एक कॉर्क लगा होता है, और इस कॉर्क के द्वारा हम एक धातु की छड़ को इसके भीतर प्रवेश कराते हैं इस तरह से। जो धातु की छड़ है ये, इसके निचले सिरे पर 2 सोने की पत्तियां यानी गोल्ड लीफ लगी होती है इस तरह से ये, और जो ऊपर वाला सिरा है इसको हम बना देते हैं इस तरह से। यहाँ पर एक या तो आप धातु की प्लेट लगा सकते हैं या इसको हम गोल बना के धातु की घुंडी बना सकते हैं, नॉब। ठीक है, अब यदि हम इस नॉब के पास एक चालक छड़ लेके आए इस तरह से, ठीक है, मान लीजिए ये चालक छड़ कैसी है, धनावेशित। जैसे ही मैं इस आवेशित चालक छड़ को इस घुंडी के स्पर्श कराता हूं, ठीक है, यानी जैसे आप इसको इससे टच करेंगे, बताइए टच करते कौन सी प्रक्रिया होगी यहाँ पर, चालन। क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो चालन द्वारा आवेश का स्थानांतरण होता है। तो जैसे ही मैं इस चालक छड़ को, आवेशित चालक छड़ को इस घुंडी से स्पर्श करवाता हूं, तो हम ये देखते हैं कि जो इसका धनावेश होगा वो इसमें भी स्थानांतरित होता है इस तरह से। और क्योंकि अब दोनों पत्तियों पर समान रूप से आवेश आएगा, तो जैसे ही दोनों पत्तियों पर समान रूप से आवेश आएगा तो ये पत्तियां परस्पर दूर हटेंगी। कारण, क्योंकि हम जानते हैं बात कि समान आवेशों में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो उस प्रतिकर्षण बल के कारण ये दोनों पत्तियां परस्पर दूर हटने लगती हैं, और इनके मध्य जितनी अधिक दूरी होती है, यानी हम ये कहें कि ये पत्तियां जितना अधिक दूर हटती हैं, आवेश का परिमाण उतना ही अधिक होता है। तो इनके मध्य जो दूरी आएगी, उस दूरी के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि इन पत्तियों पर कितना आवेश आया है। तो इस उपकरण के द्वारा हम आवेश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं कि आवेश की मात्रा अधिक है या कम है। अब मान लीजिए यदि ऐसा होता कि इन पत्तियों पर पहले से ही कोई आवेश होता, और इसके बाद यदि अब हम इस आवेशित चालक छड़ को इसके पास लाकर स्पर्श कराते, तो 2 बातें हो सकती थी। मान लीजिए इन पत्तियों पर पहले से ऋणावेश था, और यदि हमने इस धनावेशित छड़ को इसके पास लाके स्पर्श कराया, तो जो प्लस आएगा वो प्लस उस माइनस को कम करेगा, उदासीन करेगा, तो पत्तियां पास आएंगी क्योंकि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कम हो जाएगा। और यदि मान लीजिए इन पर पहले से धनावेश है और हम जो चालक छड़ लेकर आ रहे हैं ये भी धनावेशित है, तो ऐसी स्थिति में इन पत्तियों पर धनावेश की मात्रा और अधिक बढ़ जाएगी, और ऐसी स्थिति में पत्तियां और अधिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, जिससे इनके मध्य दूरी और हो जाएगी। तो मैंने जैसा कहा आपसे कि इनके मध्य जो दूरी आएगी, ये दूरी ही निर्धारित करती है कि इन पत्तियों पर कितना आवेश आएगा, ठीक है, या इनके मध्य कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस प्रकार से हम इस स्वर्णपत्र वैद्युतदर्शी की सहायता से यह पता लगा सकते हैं कि आवेश कितना है या आवेश का परिमाण कितना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हम आवेशन की कितनी विधियां काम में ले सकते हैं, 3 विधियां, घर्षण, प्रेरण और चालन। अब हम जो आवेश की बात कर रहे हैं, इस आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, यानी आवेश किन किन गुणों का पालन करता है, इन गुणों की चर्चा हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तब तक आप इन सबको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए।